हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। बहुत सारी बातें हो रही हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से, पॉइंट्स रिकैलिब्रेट करने के हवाले से, पॉइंट सिस्टम चेंज करना या उसको इम्प्रूव करने के हवाले से। इसमें बड़ी सारी बातें हुई हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जो रिपोर्ट छपी है या रिव्यू छपा है उसके ऊपर कुछ मैं आपको बातें कर सकूँ उसके साथ, और अपना एक फीडबैक दे सकूँ कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, जो लास्ट टाइम में जो इसके अंदर एक नया चेंज आया था या बड़ा चेंज आया था या रिव्यू हुआ था, वो 2012 के अंदर हुआ था। एएनयू के एक प्रोफेसर को पाकिस्तान उनको ये सारा असाइनमेंट दी गई। आपको पता होगा कि जो लेबर गवर्नमेंट है, जब लेबर गवर्नमेंट आई, इन्होंने बहुत सारी बातें इस हवाले से भी की कि हम बहुत सारी चेंजेस लेके आएंगे। ये स्टूडेंट वीज़ा पे भी काम कर रहे हैं और वो एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो आज की बात है वो है पॉइंट सिस्टम के हवाले से। पॉइंट सिस्टम से जो ये बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि पॉइंट सिस्टम को किस तरह हम ऑप्टिमाइज्ड करें कि हमारी इकोनॉमी के साथ ये अलाइन हो और कंट्रीब्यूशन हो सके। तो मैं ये मोटी मोटी एक बातें कर लूँ जिनके ऊपर इन्होंने, अगर आप इनकी लाइंस को पढ़ें ना, तो वहीं से थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी कि ये किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ कैन वी डिजाइन द पॉइंट टेस्ट टू बेस्ट टारगेट इमिग्रेंट सक्सेस इन फाइंडिंग अ स्किल्ड जॉब? व्हाट क्राइटेरिया शुड बी इंक्लूडेड? व्हाट क्राइटेरिया शुड बी रिमूव्ड? शुड द वेइंग ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया चेंज? हाउ शुड पॉइंट्स विद इन क्राइटेरिया बी स्ट्रक्चर्ड? What should the minimum eligibility requirement for the point test be? Should there be minimum score against particular criteria? For example, should we require an onshore migrant to have a skilled job in order to apply for point tested visa? How should the point test account for migrants' experience? How should it reflect quality of experience? How should domestic versus international experience be treated? प्रोफेसर साहब ये बात करते हैं कि भाई जो वर्क एक्सपीरियंस है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, किसके लिए? एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। अच्छा, ज़हन में रखें जो स्किल्ड माइग्रेंट्स आते हैं ना, उनका मकसद ये है कि आके वो एम्प्लॉयड हों। ये नहीं कि आके वो वेले बैठे रहें, और वेले बैठता भी वैसे कोई नहीं है। लेकिन ये कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि वो लोग ही आएँ जिनके अंदर ड्राइव उससे मौजूद है और वो काम करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जो वर्क एक्सपीरियंस है इसको किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस वर्सेज ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस। तो इनको क्या हमें डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए, एक तरीके से करना चाहिए? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहते हैं कि क्या हमें ये देखना चाहिए कि जो बंदा काम कर रहा है यहाँ पे, तो वो टेम्परेरी वीज़ा होल्डर है, अब वो काम कर रहा है, अब वो आगे किसी तरीके से वो परमानेंट रेजिडेंसी नहीं ले पा रहा, तो क्या वो परमानेंटली टेम्परेरी वीज़ा के ऊपर रहेगा? तो भाई इसको अवॉइड करने के लिए क्या ऐसा होना चाहिए कि उसको परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर करनी चाहिए? जो बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है क्या इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? तो ये अभी इन्होंने सवाल उठाया है। मुझे ऐसे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा शायद हो, जो लोग काम कर रहे हैं अपने रेलिवेंट फील्ड में उनको प्रायोरिटी दी जाए या शायद उन्हीं को एलिजिबिलिटी दी जाए। और यू कांट से अबाउट इट राइट नाउ, बट मुझे ऐसे ही लगता है कि ये इस तरह की चीज़ें लेके आना चाह रहे हैं। मैं पहले भी बहुत सारी ये बातें कर चुका हूँ, बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ कि भाई अगर आपने अपनी चीज़ों को सिक्योर करना है एज अ परमानेंट रेजिडेंट, तो आप अपनी रेलिवेंट फील्ड में काम करते हो, जो पढ़ रहे हैं वही काम करते हो, तो आपके लिए बेहतर चांसेस हो सकते हैं। तो इन्होंने भी मोर और लेस वही बातें की है, यही सवाल उठाया। और मजीद इन्होंने सवाल उठाया कि हाउ कैन वी बेटर टारगेट पॉइंट्स टेस्टेड वीजास टू मीट ऑस्ट्रेलिया स्किल नीड? आर ऑक्यूपेशन लिस्ट एन अप्रोप्रिएट वे टू टारगेट स्किल्स? इफ सो, व्हाट शुड बी कंसीडर्ड इन कंपाइलिंग देम? हाउ कैन वी बेस्ट आइडेंटिफाई एंड टारगेट ऑस्ट्रेलियाज लॉन्ग टर्म स्किल्स नीड? इन्होंने ये दूसरा सवाल ये उठाया कि भाई आपने लिस्ट दी हुई है, तो लिस्ट को किस तरह कंपाइल किया जाए, लिस्ट को किस तरह टारगेट किया जाए, क्या लिस्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में ये हो कि एक ओपन लिस्ट हो, पता चले भाई इस टाइम पे इंडस्ट्री में इस तरह के लोग चाहिए, उनको ले आओ, या वो लिस्ट को इस तरह कंपाइल किया जाए कि भाई ये लोग ही आ सकते हैं और इनको प्रायोरिटी दी जाए, प्रायोरिटी टाइप को लिस्ट बना दे। अभी ये कहा नहीं जा सकता, दैट्स माय एनालिसिस के ये इसके ऊपर बातें हो रही हैं और इस तरह के इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं। और ये सारी जितनी चेंजेस भी हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये होने जा रही हैं, इंप्लीमेंट होने जा रही हैं। गेट रेडी कि ये इस तरह की चीज़ें होंगी और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करना चाहते हैं। मजीद उन्होंने क्या बात की? हाउ शुड वी रीडिजाइन द पॉइंट्स एलोकेटेड टू एज टू बेटर सेलेक्ट यंगर माइग्रेंट्स? ये कहते हैं कि भाई हमें यंगर माइग्रेंट्स को टारगेट करने के लिए किस तरह पॉइंट्स को रखना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ को समझें, अभी 18 से 25 साल के लिए अलहदा पॉइंट है, 25 पॉइंट्स हैं। 25 से 33 के लिए आपके पास 30 पॉइंट्स हैं और 33 से 40 के लिए आपके पास 25 पॉइंट्स होते हैं और 40 से आपके ऑनवर्ड 45 तक 15 पॉइंट। ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि हम ना एक काम करते हैं, हम जो कनाडा वाले काम करते हैं उसी तरह का मोरलेस हम काम करते हैं, हम स्लाइडिंग बार यूज़ करते हैं। मतलब क्या कहते हैं यार, 39 से 40 साल का तो 1 साल का फ़र्क है, लेकिन अब 10 पॉइंट्स उसके कम कर देते हैं। हम तो ऐसा क्यों नहीं करते? लेट्स से 30 साल के लिए लेट्स से 50 पॉइंट हैं,
31 वाले के लिए पता नहीं 45 हो जाएं, 32 के लिए उससे काम, 33 के लिए उसके काम। तो आप स्लाइडिंग बार के थ्रू नीचे आएँ, एक एक साल को टारगेट करते हुए नीचे आएँ, बजाय इसके कि आपने 7-7 साल का एक स्लॉट बनाई हुई है और उसमें जो भी फॉल करता है आप उसको उसी में एक ही लाठी से सबको हाँक दें। तो भाई आप जो ये एज वाला फैक्टर है उसको भी आप देखिए और स्लाइडिंग बार के तौर पे इस्तेमाल करें। तो प्रोफेसर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस पे भी हो सकता है, ज़हन में रखें, ये ऐसा मुझे लगता है इसके ऊपर भी ये चेंज लेके आएंगे। ये बड़ी एक इफेक्टिव बात है और ये इम्पैक्टफुल है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी बेनिफिशियल है, इसलिए इस पे ये बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्या कहते हैं, हाउ शुड वी डिजाइन द पॉइंट्स एलोकेशंस फॉर पार्टनर्स टू बेस्ट रिफ्लेक्ट देयर पोटेंशियल लेबर मार्केट कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन 5, हाउ कुड द पॉइंट टेस्ट सपोर्ट जेंडर क्वालिटी इन द ऑस्ट्रेलियन लेबर मार्केट। ये कहते हैं कि कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तो मोर और लेस हम तो वही चीज़ें कर रहे हैं कि जो हमारे लिए रिडंडेंट है, ज़्यादा काम नहीं आते। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने रीजनल स्टडी की, उसको 5 पॉइंट मिलके, और लेकिन एक बंदे की जो पार्टनर है वो पढ़ी लिखी अगर नहीं है लेट्स से, तो वो 5 पॉइंट इसके पास ज़्यादा आ गए। लेकिन एक बंदे के जो पार्टनर है वो पढ़ी लिखी भी हैं और उसके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश है, तो 5 पॉइंट आ गए, रीजनल स्टडी के भी 5 आ गए, तो बराबर हो गया। इसी तरह अगर इसके पास सुपीरियर इंग्लिश है तो फिर भी 5 पॉइंट मिल रहे हैं, यानी 8 ईच है तो 5 पॉइंट पार्टनर के मिल रहे हैं, 6 है तो तब भी 5 ही मिल रहे हैं, तो भाई फ़ायदा क्या। तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा है कि जो लोग इकट्ठे अप्लाई कर रहे हैं, पार्टनर्स को किस तरह हमने लेके आना है इकोनॉमी के अंदर या मार्केट के अंदर, वो काम कर रहे हों तो उनसे कैसे काम लेना है, इस पे भी बातें हो रही हैं। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट ये सवाल क्या उठाते हैं, कहते हाउ शुड बी पॉइंट टेस्ट बी रिव्यूड, व्हाट शुड रिव्यूज कंसीडर। प्रोफेसर साहब का जो आखिरी इनको क्वेश्चन इन्होंने उठाया, क्वेश्चन नंबर 7, ये कहते हैं कि भाई आप कितना हो ऑफन ये रिव्यू होना चाहिए और किस तरह रिव्यू होना चाहिए, इसको भी एक स्ट्रैटेजी बना ले। यानी ये देखिए, अगर पॉइंट सिस्टम की बात अगर की जाए माइग्रेशन की, तो उस 1979 से चलता आ रहा है, पिछला रिव्यू 2012 में हो। ये कहते हैं यार हाउ ऑफन इट शुड बी डन, तो ये भी अभी से पॉइंट सेटल कर लें, हाउ इट शुड बी डन, यानी कौन से पॉइंट्स को हम एड्रेस करेंगे। तो ये सारी बातें इन्होंने की, ये बहुत एक लंबा चौड़ा इन्होंने बनाया और ये मैं आपको बताऊंगा, ये उलट पुलट के रख देगा सारा पॉइंट सिस्टम को। लेकिन ये फेवरेबल किन के लिए होगा, जो यंगर हैं, जो बेटर, जिनकी क्वालिफिकेशन है, जिनकी बेटर इंग्लिश है और जिनका वर्क एक्सपीरियंस है। ये 4 फैक्टर्स बहुत डिसाइडिंग होने वाले हैं। तो भाई आप अगर ऑस्ट्रेलिया में हैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए कोशिश करें, अगर आप वेट में हैं तो बैचलर्स भी साथ ही पढ़ लें। वेट पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा वो ना करें, लेकिन आप बैचलर्स को करें, प्रायोरिटी मिल सकती है। आप अगर ऑफशोर हैं तो भाई अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है उसमें देखिए, अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को और ज़्यादा बेहतर करें। बहुत सारी और बातें इसके अंदर की, इसको कवर करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कोशिश की है इसकी समरी को कवर कर सकूँ और अपना एक फीडबैक दे सकूँ। आपका क्वेश्चन है, सवाल है, क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।